Hello everyone, welcome to my YouTube channel CIV. My name is Sakshi. I am UGC NET qualified and currently working as an assistant professor. आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर किसे बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो आपके पास एक टाइमलाइन ली है जिसके अंदर दो फाइनेंशियल ईयर लिए हैं, एक 24-25 और एक 25-26। जिस साल हम पैसा कमाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में अपने इनकम को अर्न किया है। तो जिस साल मैंने इनकम अर्न की है वो मेरा होगा प्रीवियस ईयर, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर जैसे यहाँ 31 मार्च 2025 को अगर मेरा साल खत्म होता है तो अगला साल मेरा अगले दिन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अगले साल मैं अपनी पिछले साल कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स दूंगी, और जिस साल मैं टैक्स देती हूँ उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि एक साल जिस साल मैं पैसा कमाती हूँ उसको प्रीवियस ईयर, और उसके अगले साल जहाँ मैं उस पैसे के ऊपर टैक्स देती हूँ, उस पैसे के लिए रिटर्न फाइल करती हूँ, उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। हमेशा प्रीवियस ईयर मेरा 12 महीने का हो ये जरूरी नहीं है, कई बार ये मेरा 12 महीने से कम का भी होता है। तो कब होता है मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का? इसके दो केसेस है। जब मैं अपना कोई भी मेरा न्यू सोर्स ऑफ इनकम साल के बीच में स्टार्ट होता है, या तो मेरा बिजनेस साल के बीच में स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है 15 जुलाई से। अगर मैंने अपना बिजनेस 15 जुलाई से स्टार्ट किया है तो यहाँ मेरा प्रीवियस ईयर 1/4/2024 से स्टार्ट होके ना होके 15/7/2024 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि मेरा प्रीवियस ईयर हमेशा खत्म 31 मार्च को ही होता है। अगर मैं साल के बीच में अपना बिजनेस को बंद कर देती हूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने अपना बिजनेस 31 दिसंबर को ही बंद कर दिया तो भी मेरा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2025 तक ही चलेगा। मेरा प्रीवियस ईयर खत्म होने की डेट 31 मार्च ही है, बस शुरू कभी कभी बीच में होता है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस टेम्परेरी बंद है, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा बिजनेस 1/4/2024 से चला 15/7 तक चला, उसके बाद मैंने कुछ एक महीनों के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया और 31 दिसंबर के बाद दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्या हम इस बीच के टाइम पीरियड को प्रीवियस ईयर में ऐड नहीं करेंगे। जी नहीं, यहाँ आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होगा। बस दो केसेस में, जब भी कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होती है या फिर आपने जब पहली बार अपना पैसा कमाना स्टार्ट किया था, तो इन दो केसेस में आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम का रहता है। अदरवाइज आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने का ही रहेगा। लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम का नहीं होता है। असेसमेंट ईयर हमेशा मेरा 12 महीनों का ही रहता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनको लिखना कैसे है। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 के अंदर आता है, और प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का रहे ये जरूरी नहीं है। और यहाँ लिखा गया है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर से पहले वाले साल को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। यही अभी हमने देखा कि जो 2025-26 है जिसमें आपने अपनी इनकम को असेस किया है, उससे पहले वाला साल है मेरा 2024-25। जो 2024-25 के अंदर मैंने इनकम को अर्न किया है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर से पहले वाले साल को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर किन दो केसेस में मेरा 12 महीने से कम का रहता है। पहला केस है जब मैं कोई भी नया बिजनेस और प्रोफेशन स्टार्ट करूं साल के बीच में, और दूसरा है मेरा अगर मैं कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम अपना ऐड करती हूं साल के बीच में, तो मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट ना होके जिस दिन मेरा न्यू बिजनेस या फिर न्यू सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ है उस दिन से शुरू होता है और खत्म होता है 31 मार्च में। अब हम देखेंगे कि असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं। असेसमेंट ईयर की सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। यहाँ बोला गया है कि असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च 2000 जो भी आपका है, 25 है, 26 है, जिस भी साल है, लेकिन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि जो मेरा असेसमेंट ईयर है वो हमेशा 12 महीने का ही रहेगा, कभी भी मेरा 12 महीने से कम का नहीं होता, जबकि मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है। अब हमारे पास कुछ एक ऐसे केसेस है जिसमें मेरा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अलग अलग ना होके बल्कि सेम हो जाता है। कुछ एक ऐसे केसेस है
जिसमें मैं प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर बोल देती हूँ। तो ऐसे कौन से केसेस है? पहला केस है अगर मेरा किसी भी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है वो। सेकंड, मेरा अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के बाहर जाता है। थर्ड, मेरा अगर कोई एओपी बीओआई किसी स्पेशल पर्पस के लिए बना है। और फोर्थ, मेरा अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। और फिफ्थ, मेरा अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करता है। इनको हम वन बाय वन फुल एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेरा कि अगर किसी भी एनआरआई का कोई शिपिंग बिजनेस है तो उसके लिए हमें देखना है कि जब किसी एनआरआई का शिपिंग बिजनेस होता है तो जो शिप है जब वो इंडिया का पोर्ट को छोड़ के जा रही है, जब वो इंडियन पोर्ट को छोड़कर जाती है तो उस पोर्ट को उसे ये पोर्ट छोड़ने से पहले जितनी भी उसने इंडिया की इनकम कमाई है, इंडियन इनकम है उसके पास, उस इंडियन इनकम के ऊपर उसको टैक्स देके जाना है। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता वो शिप आ जा रही है कि कल वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, वो कहाँ रहेगी, इसका हिसाब कौन रखेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने या फिर टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरा रूल बनाया है कि जब मेरी नॉन रेजिडेंट की कोई भी शिप है तो वो जब मेरे पोर्ट को छोड़ कर जाएगी तो उसे छोड़ने से पहले वो उसने जितना भी इंडिया के अंदर पैसा कमाया है उस पैसे के ऊपर वो क्या देके जाएगी? टैक्स देके जाएगी। यहाँ मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होता है 1/4/2025 से, लेकिन अब वो शिप है मेरा 1/4/2025 को इंडिया के अंदर ही थी। अब वो 15 जुलाई को शिप इंडिया छोड़ के जा रही है। अब मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो खत्म होगा 31 मार्च को। अब वो 31 मार्च 2026 को खत्म होगा और उसके बाद फिर मेरा असेसमेंट ईयर आएगा। अब मेरी इंडिया से जो मेरी शिप है वो तो इंडिया छोड़ के 15/7/2025 को ही चली जाएगी। तो इस केस में 15/7/2025 से पहले अगर उसने इंडिया में जितना भी पैसा कमाया है उसके ऊपर उसे क्या देके जाना है? टैक्स देके जाना होगा। अदरवाइज उसको इंडिया से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस केस में ये उसका कौन सा था? वैसे तो ये उसका प्रीवियस ईयर था, लेकिन क्योंकि उसको इसी साल में टैक्स देना है तो यही उसका क्या हो जाता है? असेसमेंट ईयर भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब मेरे पास सेकंड केस है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया छोड़ के बाहर जाता है और मेरे असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि वो इंडिया छोड़ के जाने के बाद दोबारा इंडिया में नहीं वापस आएगा, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उसके प्रीवियस ईयर में ही उससे टैक्स वसूल कर सकता है, यानी कि उसी साल उसका असेसमेंट ईयर भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होता है 1/4/2024 से और मेरा खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। लेकिन कोई ए नाम का व्यक्ति अगर 15 जुलाई को इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज से या फिर कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो वापस नहीं आएगा, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर अगर उससे चाहे तो 15/7/2024 से पहले अगर उस ए नाम के व्यक्ति ने इंडिया के अंदर कोई पैसा कमाया है तो उसके ऊपर वो टैक्स वसूल सकता है। अगर टैक्स वो वसूलेगा तो उसी ईयर को वहां क्या बोल देंगे? हम असेसमेंट ईयर बोल देते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम थर्ड केस देखते हैं कि क्या है हमारा। थर्ड केस है मेरा कि अगर कोई भी एओपी बीओआई किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्रिएट होती है और वो उसी साल वो इवेंट कंप्लीट होने के बाद मेरे जो एओपी बीओआई है वो डिसॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अभी मेरा राखी का फेस्टिवल आएगा और राखी के फेस्टिवल के लिए अगर मैं कोई एओपी बना लूं, किसी 4 व्यक्तियों के साथ मिलके मैंने एओपी बना लिया या फिर मैंने बीओआई बना लिया और जैसे ही राखी फेस्टिवल खत्म हुआ तो मेरा एओपी और बीओआई मैंने क्या कर दिया? अपना डिसॉल्व कर दिया। अब एक बात बताइए, किसी एक प्रीवियस ईयर में वो बना और प्रीवियस ईयर के अंदर ही मेरा एओपी बीओआई डिसॉल्व हो गया, तो अब मेरी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो असेसमेंट ईयर का वेट करेगी। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो अगले साल इसका टैक्स नहीं भरेगी एओपी बीओआई, तो वो प्रीवियस ईयर में ही उनसे टैक्स वसूल सकता है। तो उनके लिए भी मेरा प्रीवियस ईयर ही मेरा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट केस देखते हैं। फोर्थ मेरा केस है कि अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स से बचने के लिए इसी साल अपनी क्या है सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है और असेसिंग ऑफिसर है उसको लगता है कि कोई ए नाम का व्यक्ति मेरा सारी प्रॉपर्टी को अभी इसलिए बेच रहा है ताकि अगले साल जब हम उससे टैक्स ले तो वो बोल दे कि मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है तो मैं टैक्स किस तरीके से भरूं।
तो अगर ऐसा असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो उस केस में वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उससे उसी साल टैक्स ले सकता है प्रीवियस ईयर में। तो इस केस में भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं कि मेरा जो 5th केस है उसके अंदर है कि अगर मैं अपने बिजनेस को बंद कर देती हूँ। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर मैं अपने बिजनेस को बंद करती हूँ, यानी कि मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट तो हुआ 1/4/2025 को और मेरा खत्म होगा 31 मार्च 2026 को मेरा खत्म होगा। ये मेरा प्रीवियस ईयर है। तो इस साल में मैं अपना पैसा कमाती, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे अपना बिजनेस 31 दिसंबर को ही बंद करना पड़ा। तो उस केस में, हर केस में नहीं, जिस केस में असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि ये व्यक्ति अपना बिजनेस को बंद करने के बाद टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं देगा। असेसमेंट ईयर मेरा कब स्टार्ट होगा, 1/4/2026 से। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ईयर का वेट ना करते हुए प्रीवियस ईयर में ही उससे टैक्स की वसूली कर लेगा और उस केस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाएंगे। यहाँ मैं आपके लिए पूरी वीडियो को कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले है मेरा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर होता है कि जिस साल हम अपनी इनकम को असेस करते हैं, और प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें हम अपनी इनकम अर्न करते हैं। हमेशा प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी होता है। ऐसे मेरे पास दो केसेस है, या तो मैं अपना न्यू सोर्स ऑफ इनकम शुरू करूं, या तो मैं अपनी न्यू बिजनेस की इनकम शुरू करूं, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम की है। तो उस केस में मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है, लेकिन हमेशा प्रीवियस ईयर मेरा 31 मार्च को ही खत्म होता है। दूसरी बात हमने देखी कि कुछ एक मेरे पास ऐसे केसेस है जब मेरा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाते हैं। ऐसे मैंने 5 केसेस देखे। पहला जो शिपिंग बिजनेस का है वो सबके लिए है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट का शिप है और वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, तो इंडिया छोड़ने से पहले जो इंडियन इनकम है उसके ऊपर उसको टैक्स देकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो आखिरी के 4 केसेस है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, एओपी बीवाई पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी है, उसके बाद मेरा है कि अगर मेरा कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, या फिर मेरा जो 4th केस था जिसके अंदर कि मेरा अगर कोई व्यक्ति है वो सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है। इन 4 केसेस में टैक्स तभी लिया जाएगा जब असेसिंग ऑफिसर को लगेगा। इन 4 केसेस के अंदर अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि असेसमेंट ईयर का वेट ना करते हुए इनसे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही ले लेना चाहिए, तो सिर्फ उसी केस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रीवियस ईयर हमेशा जरूरी नहीं है कि 12 महीने का हो, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का ही होता है, कभी भी 12 महीने से कम का नहीं होता है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।